नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब हम समझेंगे पोस्ट मेंडलिज्म। अभी तक जो जेनेटिक्स हमने समझी है वो थी मेंडलिज्म, मतलब मेंडल से रिलेटेड। अब हम समझेंगे मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। मेंडल के बाद की जेनेटिक्स मतलब 1900 के बाद की जो जेनेटिक्स है उसको हम पोस्ट मेंडलिज्म कहते हैं। इस मेंडलिज्म के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन समझेंगे, वन जीन इंटरेक्शन, टू जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसी कई सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पोस्ट मेंडलिज्म मतलब मेंडल के बाद की जेनेटिक्स, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म मतलब आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल वर्क के रीडिस्कवरी के बाद, मेंडल का वर्क रीडिस्कवर कब हुआ था? 1900 में, तो उसके बाद की जेनेटिक्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1900 ऑनवर्ड। अब बात आती है पोस्ट मेंडलिज्म में हमें करना क्या है। तो पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर हमें सीखना होता है इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पे समझेंगे जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन मतलब जैसे एक जीन है, दूसरी जीन है, वो आपस में इंटरेक्ट करेगी तो उससे कुछ अलग फिनोटाइप बनेगा। तो यहाँ पर जीन इंटरेक्ट करती है जिससे फिनोटाइप हल्का सा मॉडिफाइड हो जाता है। अच्छा, जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चेकर बोर्ड जो बनना है वो तो वही बनता है बच्चों। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस बनेंगे तो चेकर बोर्ड तो 16 का बनना है तो बनना है, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा। हाँ, फिनोटाइप जरूर मॉडिफाइड होते जाएंगे क्योंकि इंटरेक्शन होगी, तो यहां फिनोटाइपिक चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर? इन जीन इंटरेक्शन को हम समझे तो ये टू टाइप की हो सकती है। या तो सेम जीन में इंटरेक्शन हो जाए, मतलब सेम जीन के जो अलील्स है वो आपस में इंटरेक्ट करें, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के अलील में भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो इस इंटरेक्शन को हम यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आती है वन जीन इंटरेक्शन, सेम ही जीन में है तो इसको हम इंट्राजेनिक या इसको हम एलेलिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरी आती है टू जीन इंटरेक्शन, या टू से ज्यादा भी हो सकती है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। क्लियर? वन जीन इंटरेक्शन को बच्चों आप ऐसे समझो, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1 है, सेम टाइप के क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम पर यहां कैपिटल ए स्मॉल ए से अलील है, जीन वही सेम है। अरे यहां पर जो जीन होगी वही जीन तो यहां भी होगी, क्योंकि होमोलोगस पर जीन सेम टाइप के होते हैं, लोकस भी सेम होता है, जो लोकस यहां है वही लोकस यहां भी होगा। अब इस सेम जीन के टू अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, आपस में क्या कहलाएंगे? अलील। ये दोनों आपस में, यहां पर ये दोनों आपस में अलील कहलाते हैं। और इन अलील अलील में आपस में इंटरेक्शन हो जाए तो ऐसे इंटरेक्शन को कहा जाता है अलीलिक इंटरेक्शन, एलेलिक इंटरेक्शन, या वन जीन इंटरेक्शन, या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो ये अलील आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इसको वन जीन या एलेलिक इंटरेक्शन कहेंगे। क्लियर? अब यहां लेते हैं, ये बच्चों यहां क्रोमोसोम बनाया, समझाने के लिए लेता हूं कि ये वन ही है, होमोलोगस ही है। इसी तरह से, अच्छा ये कैपिटल स्मॉल एलील है, इसी तरह से ये क्रोमोसोम है। अच्छा, ये क्रोमोसोम समझाने के लिए लेता हूं टू है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम हो गया, और इस पर अलील ले लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मुझे अच्छे से बताना, कैपिटल ए स्मॉल ए आपस में क्या कहलाते हैं? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? अलील। ये बच्चों एलेलिक इंटरेक्शन यानी अलील हो गए। अच्छा, बी स्मॉल बी आपस में अलील है, लेकिन अगर मैं स्मॉल ए और कैपिटल बी की बात करूं तो इनका तो लोकस ही अलग अलग है, ये आपस में अलील नहीं है, और ये आपस में इंटरेक्शन करे, ये आपस में इंटरेक्शन करे, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम कहेंगे टू जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन एलिल। यानी स्मॉल ए, ये जो बच्चों स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है, इन दोनों को आपस में हम कह देंगे नॉन एलिल। जैसे ए स्मॉल ए को क्या कहेंगे? अलील, ये अलील, लेकिन ये आपस में नॉन एलिल होंगे, और ये नॉन एलिल आपस में इंटरेक्शन करे तो इसी को ही नॉन एलिक इंटरेक्शन या टू जीन इंटरेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहां की जीन अलग है। अरे लोकस अलग है, जीन भी बदल गई, क्रोमोसोम अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट जीन में इंटरेक्शन हो रही है, तो इसको हम टू जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो हम यहां पे दो तरह की इंटरेक्शन पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे एलिलिक इंटरेक्शन और फिर हम समझेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। क्लियर? इनके एग्जाम्पल की बात करें कि एलिलिक नॉन एलिलिक के एग्जाम्पल क्या होंगे। इनके एग्जाम्पल में वन जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल में पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, दूसरा आता है कोडोमिनेंसी, थर्ड आता है मल्टीपल एलील, फोर्थ आता है प्लियोट्रोपिक जीन। मतलब वन जीन इंटरेक्शन ये सारी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक जीन, ये सारी की सारी वन जीन इंटरेक्शन है, और ये चारों ही इंटरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों इंटरेक्शन से हर साल नीट में एक नया क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल, इनमें से किसी से भी आ सकता है, इवन एक से ज्यादा भी आ सकता है। कई बार ऐसा भी होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी से भी आ गया, मल्टीपल एलील से भी आ गया। इनमें तो ये मल्टीपल एलील तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एलील से तो हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब ये सब क्या होता है डिटेल में हम सब पढ़ेंगे, एक एक इंटरेक्शन को हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर?
नॉन एलिलिक इंटरेक्शन ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके अंदर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन दी ही नहीं गई है, वो समझाई नहीं गई है। एनसीईआरटी में बस इन्हीं को समझा रखा है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। लेकिन ये फिर भी कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हम समझेंगे तो सही। ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसी तरह से एपिस्टेसिस। तो इस तरह की नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। एग्जाम पॉइंट व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्लियर, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में यही दे रखी है और ज्यादातर टाइम क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछा गया। हाँ, हम इनको भी समझेंगे, डिटेल में इनको भी समझेंगे, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। इनमें क्या इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले हम इनको समझेंगे, क्लियर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, ये हम स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। टू टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है बच्चों क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जेनेटिक्स में दो तरह के कैरेक्टर चलते हैं, एक क्वालिटी वाला कैरेक्टर होता है और दूसरा क्वांटिटी वाला कैरेक्टर होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पहले क्लियर कर ले। यहां हम क्वालिटेटिव ले लेते हैं और इधर क्वांटिटेटिव ले लेते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर उसको कहा जाता है जो डोमिनेंट अलील की नंबर पर डिपेंड नहीं करता। दिस कैरेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड नहीं करता, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नंबर से मतलब नहीं, बस क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर उसको कहेंगे, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, दिस कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कि डोमिनेंट एलील की नंबर कितनी है ये डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता है। अब इसको एग्जांपल समझे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने जीनोटाइप लिखा, डोमिनेंट एलील लिखा और उसके रिस्पेक्ट में हाइट आपको समझाता हूं। जीनोटाइप में लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, यहां पर डोमिनेंट एलील बोलो बच्चों कितने हैं? हाँ, आना चाहिए सबको, कितने? वेरी गुड। यहां 1, यहां 1 तो हो गए 2, इसमें डोमिनेंट एलील 1, इसमें डोमिनेंट एलील 0। क्लियर इतना? अब मैं समझाने के लिए, अगर दोनों डोमिनेंट एलील है, टीटी है, यहां हाइट समझाने के लिए ली 10 सेंटीमीटर, सिखाने के लिए 10 ले ली। अब सोच समझ के बताना, यहां डोमिनेंट एक ही है, हाइट कितनी होगी? बस ये समझ गए तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपको, कितनी हाइट होगी। हाँ, यहां जब चेक किया गया, प्लांट को ग्रो करके देखा गया, तो यहां पर भी हाइट 10 सेंटीमीटर ही आई। मतलब 2 डोमिनेंट है तब भी 10 है, 1 डोमिनेंट है तब भी 10 ही है। अच्छा, डोमिनेंट नहीं है तो यहां पर हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर, कम हो गई। तो हमने क्या सीखा, 2 डोमिनेंट हो या 1 डोमिनेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो दोनों ही केस में 10-10 ही आ रही है। इसका मतलब डोमिनेंट एलील की नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि नंबर 2 है या 1 है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि डोमिनेंट एलील होना चाहिए। कितनी नंबर में होना चाहिए वो नहीं, बस होना चाहिए। यहां डोमिनेंट एलील दिख रहा है, यस। यहां डोमिनेंट एलील दिख रहा है, यस। डोमिनेंट एलील दिख गए तो हाइट आ गई, 10-10 आ गई। अब 2 डोमिनेंट या 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ा, बस डोमिनेंट एलील होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी होनी चाहिए तो इसी को कहा गया क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अब यहां देखो, डोमिनेंट एलील नहीं था, क्वालिटी नहीं थी, इसलिए हाइट कम हो गई। तो यहां हाइट क्यों कम होगी? क्योंकि क्वालिटी नहीं है, डोमिनेंट एलील ही नहीं है। बात समझ में? तो ये तो होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अभी तक हमने जो मेंडल की जेनेटिक्स समझी है वो सब क्वालिटेटिव कैरेक्टर ही थे। ये बात ध्यान रखना, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर चूज किए थे, जो कुछ उसने सिखाया था, सब कुछ क्वालिटी वाले थे। लेकिन बच्चों, जेनेटिक्स में क्वांटिटेटिव कैरेक्टर भी काम में लिए जाते हैं। अब इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को समझिए हम। यहां जीनोटाइप, डोमिनेंट एलील, हाइट ले लेते हैं, सेम वही कैसे लेते हैं, जीनोटाइप टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब दूसरे प्लांट में चेक कर रहे हैं, मान लो ये पी प्लांट है या किसी और प्लांट पे हमने चेक किया, तो वहां हमने क्या देखा, डोमिनेंट एलील 2 है, 1 है, 0 है। अब यहां पर चेक किया गया तो यहां पर डोमिनेंट एलील 2 था, हाइट आगे सिखाने के लिए 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर डोमिनेंट एलील 1 है, हाइट आ गई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5। अच्छा, हाइट कम हो गई। और डोमिनेंट एलील 0 है तो हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीखा, डोमिनेंट एलील 2 है, हाइट अच्छी है, 1 है, हाइट थोड़ी कम हुई, 0 है और कम हुई। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे, हाइट भी कम होती जा रही है। दिख रहा है साहब? डोमिनेंट एलील कम तो हाइट भी कम हो गई। तो बताओ यहां हाइट किस पर डिपेंड कर रही है? डोमिनेंट एलील की, वेरी गुड, नंबर पे डिपेंड कर रही है कि नंबर कितनी है। तो यह नंबर का खेल है बच्चों। तो नंबर पे डिपेंड करती है
क्वांटिटी पे डिपेंड करे कि 2 क्वांटिटी है 1 क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। बात समझ में? तो जेनेटिक्स में कितने तरह के कैरेक्टर होते हैं बच्चों? 2 टाइप के, एक होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर और एक होते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ढंग से बताना, मेंडल ने कौन से कैरेक्टर चूज किए थे? मेंडल ने तो वो क्वालिटेटिव थे, लेकिन अब हम बच्चों क्वांटिटेटिव भी समझेंगे। अच्छा, यहां पर जीन तो सेम ही है, अलील 2 है, लेकिन जीन तो वही है, हाइट की जीन है, तो ये 1 जीन की क्वांटिटेटिव है, तो इसको मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कह देंगे। एक जीन की हो तो मोनोजेनिक, अगर मैं यहां जीन की नंबर बढ़ा दूं तो वो पॉलीजेनिक हो जाएगा। मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर और पॉलीजेनिक, यहां एक ही जीन दिखाई दे रही है, अरे एलील 2 है, जीन तो एक ही टाइप की जीन है, तो ऐसे क्वांटिटेटिव को क्या कहेंगे? मोनोजेनिक, मतलब एक जीन वाला। और अगर जीन की नंबर ज्यादा होती तो पॉलीजेनिक। आपको मैं मोनोजेनिक भी समझाऊंगा, पॉलीजेनिक भी समझाऊंगा। पॉलीजेनिक सबसे बाद में आएगा, पहले हम मोनोजेनिक वाली बात करें। जो बच्चों हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो एक तरह का मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ही होगा। क्लियर? क्यों होगा, कैसे होगा, उसको भी हम डिटेल में अब हम सीखेंगे। ये जो बातें यहां समझाएगी पहले ये क्लियर होनी चाहिए, इसको भी आप नोट कर लो। इसको भी हुआ इतना कंप्लीट। अब बच्चों हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इसी को ही एक नाम और दिया जाता है फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां ऐसा दिखता है, अपीयर होता हो, एग्जैक्टली नहीं, अपीयर ऐसा होता है कि जैसे फिनोटाइप मिक्स हो गए हो। वैसे मिक्सिंग होती नहीं, हमने सीखा था मिक्सिंग नहीं होती है, मेंडल ने कहा था, लेकिन मेंडल ने जिस मिक्सिंग की बात की थी, ब्लेंडिंग की बात की थी, वो जीनोटाइप की थी। यहां पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है? फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। फिनोटाइप ऐसा लगता है जैसे ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है सब सीखेंगे हम। इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को एक नाम और दिया जाता है मोनोजेनिक। मोनोजेनिक मतलब एक जीन वाला। कौन सा? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाला। क्लियर? तो इसको मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहें या हम फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग कहें या मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहें, बात एक ही है। पहले बच्चों इसके पॉइंट जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो पहले इसका पॉइंट नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट, ये एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी के एक्सेप्शन याद करो। हाँ, पहला एक्सेप्शन ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसको बच्चों हम डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, आज वही दिन है पढ़ने वाला, तो इसको डिटेल में हम इसको समझेंगे। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में होता क्या है? इन दिस इंटरेक्शन डोमिनेंट अलील इज नॉट फुली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, पूरा डोमिनेंट नहीं है, इसलिए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहा गया। तो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। पहले पॉइंट लिख लो आप लोग सभी। सेकंड पॉइंट, सो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखेंगे। इंटरमीडिएट मतलब जो पेरेंट्स है उनके बीच के फिनोटाइप, तो इंटरमीडिएट फॉर्म यहां देखने को मिलता है। कैसे दिखता है अभी हम सीखेंगे इसको भी। एक और खास बात, F1 हाइब्रिड मतलब F1 जनरेशन डज नॉट रिजेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट। F1 में इंटरमीडिएट मिल जाता है, तो F1 के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता। कैसे नहीं करता वो भी हम समझेंगे, पहले इसको नोट कर लो सभी। एक और खास बात, इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज आर ऑब्टेन्ड सिमिलर। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो यहां पर भी सेम आएगा, जैसा टेस्ट कोर्स में होता है यहां पर भी सेम आएगा। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। ये कार्ल कोरेंस वही है जिन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की थी। 3 साइंटिस्ट थे ना, तो उनमें यही थे कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था और इन्होंने ही इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को भी डिस्कवर किया था। कहां डिस्कवर किया था? तो ये प्लांट का नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डिस्कवर किया था फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा के फ्लावर कलर में, या 4 o'clock प्लांट जिसका उसी के दूसरा नाम है, मिराबिलस जलापा के दूसरा नाम 4 o'clock प्लांट, या इसी को गुलेबान के नाम से भी जानते हैं। 4 o'clock बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर है इवनिंग में 4 o'clock पे 4 बजे ये ओपन हो जाते हैं। तो 4 बजे इसके फ्लावर ओपन होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 4 o'clock प्लांट। फिर ये रात भर ओपन रहते हैं, फिर मॉर्निंग होते इसको क्लोज कर दिया जाता है, मतलब क्लोज अपने आप हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो मिराबिलस जलापा दूसरा नाम,
4 o'clock प्लांट या गुलेबान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट सब नोट कर लिए। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको यही एग्जांपल फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा का समझाता हूं। क्लियर? तो एग्जांपल लेते हैं, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock या गुलेबान के नाम से जानते हैं। इसके फ्लावर कलर में पेरेंट्स में देखा जाए तो कार्ल कोरेंस ने जब इसके पेरेंट्स को कलर को स्टडी किया था तो पेरेंट्स में एक में लिया रेड कलर के फ्लावर है, और दूसरे पेरेंट में ले लिए गए व्हाइट कलर के फ्लावर। इधर रेड कलर के फ्लावर है, इधर व्हाइट कलर के फ्लावर है। अब दोनों का क्रॉस कराते, रेड कलर के लिख लिया जीनोटाइप, यहां क्रॉस कराते टाइम कैपिटल आर, और यहां ले लिया स्मॉल आर। क्लियर? इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे सोच समझ के बताना, इधर से आएगा कैपिटल आर, इधर से आएगा स्मॉल आर, मतलब यहां से आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। अब दिमाग यहीं लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चों जनरेशन आई, F1 जनरेशन आ गई अकॉर्डिंग टू मेंडल। सोच समझ के आंसर देना। मेंडल के अकॉर्डिंग यहां पे अगर ये कैपिटल आर डोमिनेंट होता तो यहां पे मेंडल के अकॉर्डिंग रेड कलर आना चाहिए था। मेंडल के अकॉर्डिंग कैसा कलर आना चाहिए था? रेड। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग रेड आ जाता तब तो डोमिनेंसी अप्लाई होती, लेकिन कार्ल कोरेंस ने जब यहां चेक किया तो यहां रेड कलर नहीं मिला, और यहां जब कलर चेक किया गया तो पिंक आ गया। आना क्या चाहिए था? रेड, लेकिन यहां पिंक आया, पिंक कलर आया। अब सोच समझ के बताना, ये जो पिंक कलर वाली जनरेशन आई, ये कौन सी जनरेशन आ गई? F1। अब ये पिंक कलर इस पेरेंट के सिमिलर है या इसके? किसी के नहीं। तो यहां F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में अभी लिखवाया था मैंने, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करती। और यहां जो पिंक आया है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो गए हो। तो लगता है ऐसा जैसे कि ये फिनोटाइप आपस में मिक्स हो गए हो, इसलिए इसको नाम दिया था फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। कि ऐसा लगता है कि फिनोटाइप आपस में मिक्स हो गए हो। ये एग्जैक्टली मिक्सिंग नहीं होती, अपीयर होता है। ऐसा अपीयर होता है कि जैसे मिक्सिंग हो गई हो, तो इसीलिए इसको कहा गया फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। अब यहां देखो, पिंक कलर रेड और व्हाइट के बीच का ही कलर है, मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट कलर है। तो यहां F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलता है। F1 में कैसा फॉर्म आता है? इंटरमीडिएट फॉर्म यहां पर देखने को मिलता है। जो बातें मैं समझा रहा हूं ये F1 की ही इंपॉर्टेंट है। F2 तो आप अपने आप निकालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। F1 को ध्यान से समझो, क्या सिखाया एक बार फिर सुनना। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स में से किसके सिमिलर? वेरी गुड, किसी के सिमिलर नहीं। F1 जनरेशन किसी के सिमिलर नहीं होती है। क्या यहां इंटरमीडिएट फॉर्म मिलता है? यस। F1 का किसी से सिमिलर नहीं होना, इंटरमीडिएट का मिलना, यह सब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के ही फीचर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, F1 किसी से रिजेंबल नहीं करती है, बताओ ये कौन सी इनहेरिटेंस है? क्या आंसर दोगे बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। बात समझ में? अच्छा, खास बात, अब यहां हम ये समझे कि यहां ये पिंक एग्जैक्टली आया क्यों होगा। कार्ल कोरेंस ने क्या कहा कि ये डोमिनेंट एलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होगा, मतलब इसको पूरी तरह से रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया, इसीलिए कलर हल्का सा डाउन हो गया और रेड के बजाय यहां पर पिंक आ गया। मतलब ये पूरा डोमिनेंट नहीं था, और पूरा डोमिनेंट था इसी वजह से कलर पिंक आ गया। ऐसा तो कार्ल कोरेंस ने समझाया था। लेकिन इस चीजों को बाद में जब क्रोमोसोम लेवल पे इसको सिखाया गया, क्रोमोसोमल लेवल पे जब इसको पढ़ा गया, सिखा गया, तो हमें इसका एग्जैक्ट आंसर पता चला। जब हमने इसको कब पढ़ा? क्रोमोसोम लेवल पे। जरा हम भी इसको क्रोमोसोम लेवल पे समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। बहुत ध्यान सीखना बच्चों। आपको समझाने के लिए यहां पर ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। इस पर यहां कैपिटल आर ले लिया, यहां क्रोमोसोम पर कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया, और यहां पर एक बार ले लिया स्मॉल आर। भाई यही पॉसिबिलिटी, कैपिटल आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर। अच्छा, कैपिटल आर अगर डोमिनेंट एलील है, ध्यान सुनना आप सभी, अगर ये डोमिनेंट एलील है तो ये यहां पर क्या करेगा? डोमिनेंट एलील से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, अल्टीमेटली इससे बन जाएगा एंजाइम। क्लियर? और ये एंजाइम सबस्ट्रेट को, सभी जानते हो, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सिमिलरली यहां पर भी डोमिनेंट एलील है तो ये भी यहां एंजाइम बनाएगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। डोमिनेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। इससे भी प्रोडक्ट बना, इससे भी प्रोडक्ट बना, टोटल प्रोडक्ट 2 बन गए, और अच्छे से प्रोडक्ट बने मतलब कलर बढ़िया बना, और यहां कलर आ गया रेड। अच्छे से प्रोडक्ट बना तो रेड कलर आ गया।
कितने प्रोडक्ट बने थे? 2। प्रोडक्ट की नंबर अच्छी है, रेड कलर आ गया। क्लियर हुआ? अब इस वाले केस को समझे। इस वाले केस में सिखाने के लिए यहां कैपिटल आर से इससे बना एंजाइम, इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, प्रोडक्ट बन गया। अब बताओ ये एलील कैसा है? रिसेसिव। और आपको मैंने सिखाया था रिसेसिव एलील से या तो एंजाइम बनता ही नहीं, या बनता है तो किसी काम का नहीं, मतलब कोई फंक्शन नहीं करता, नॉन फंक्शनल होता है। मतलब यहां से या तो एंजाइम बनेगा नहीं, या बनेगा तो फंक्शन नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। अब जब एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अरे एंजाइम वर्क नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब बताओ यहां प्रोडक्ट 2 थे, यहां प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट कम है, और जब प्रोडक्ट कम होगा तो इसी वजह से यहां कलर भी डाउन मिलेगा, और हल्का सा कलर डाउन होकर ये पिंक हो गया। अरे बात समझ में? ये पिंक क्यों हो गया? क्योंकि प्रोडक्ट ही कम बने हैं, क्योंकि डोमिनेंट एलील कम है। अरे बात समझ में आई? अच्छा, इसमें देखो यहां पर तो रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील है मतलब ये एंजाइम नहीं बनाएगा, ये भी एंजाइम नहीं बनाएगा, दोनों से एंजाइम नहीं बना तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और जब प्रोडक्ट ही नहीं बना तो यहां अल्टीमेटली कलर आ जाएगा व्हाइट, यहां व्हाइट कलर आ जाएगा। तो क्या सीखा? यहां डोमिनेंट एलील, सोच समझ के आंसर देना बच्चों अच्छे से। यहां डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2। यहां डोमिनेंट एलील 1, यहां डोमिनेंट एलील 0। यही है, यहां 2 डोमिनेंट है, यहां 1 है, यहां 0 है। डोमिनेंट एलील अच्छे है, ज्यादा है तो कलर बढ़िया आया, रेड कलर आ गया। डोमिनेंट एलील कम है तो कलर डाउन होकर पिंक हो गया, और डोमिनेंट एलील नहीं है तो कलर यहां एकदम डाउन होकर व्हाइट हो गया। तो क्या सीखा? जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे, कलर की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। मतलब डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं, कलर भी डाउन होता जा रहा है। तो बताओ कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील की, वेरी गुड, नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि डोमिनेंट एलील की नंबर 2 है, 1 है या 0 है। और डोमिनेंट एलील की नंबर पे डिपेंड करता है तो ये क्वालिटी नहीं, ये तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है। ये कैरेक्टर कौन सा हो गया बच्चों? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन जीन एक है तो इसको और अच्छे से लिख दूंगा, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। अरे बात समझ में? तो इसको हम कह सकते हैं मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, यानी यहां खेल क्वांटिटी का चल रहा है। पिंक आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि डोमिनेंट एलील कम थे, कलर कम, प्रोडक्ट कम बना तो इसलिए कलर डाउन होकर पिंक हो गया। यानी सारा खेल किसका है? डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी का है। अरे यहां पे डोमिनेंट एलील एक ही, क्वांटिटी कम, इसलिए कलर कम हो गया। यानी एग्जैक्ट रीजन क्या पता चला? क्वांटिटी का खेल चल रहा है। यानी ये एक तरह का क्वांटिटेटिव कैरेक्टर था, कैरेक्टर ही क्वांटिटेटिव है। ये बाद में हमें पता चला, कार्ल कोरेंस ने क्या बताया? पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नाम दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि यहां खेल क्वांटिटी का चल रहा है, मतलब ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। लेकिन एक जीन के, इसलिए इसको हम मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या उस कैरेक्टर को कह सकते हैं। जो बात समझे, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? तो ये बात अब आप ध्यान रखिएगा। क्या सिखाया एक बार फिर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट। सब कुछ खेल इसे F1 का ही है। F2 में तो बस मैं आपको हिंट दूंगा, आप अपने आप आंसर दे दोगे, सभी आंसर दे दोगे उसके। F2 निकालना, सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। F1 को ध्यान से सीखो बच्चों। क्या क्या सिखाया? F1 दोनों पेरेंट में से किसी के साथ भी सिमिलरिटी शो नहीं करती है। यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलता है, दोनों का बीच का फॉर्म देखने को मिलता है। क्लियर? और अपीयर ऐसा होता है जैसे कि फिनोटाइप आपस में मिक्स हो गए, तो इसको हम फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग भी कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ब्लेंडिंग कुछ नहीं होती है। डोमिनेंट एलील कम हो जाते हैं इसलिए कलर कम हो जाता है। वो अपीयर होता है ब्लेंडिंग जैसा, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमें बाद में पता चला। अरे बात समझ में? हाँ, फिर भी ऐसा पूछा जाए फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग कहां ऑब्जर्व हुई थी, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? क्लियर? F1 जनरेशन हमने समझा। अब हम F1 से आगे की जनरेशन लाते हैं F2। F2 लाने के लिए आप जानते हो सेल्फिंग की जाए, F2 के लिए सेल्फिंग की जाए। सेल्फिंग का मतलब F1 क्रॉस विथ F1, F1 का F1 के साथ क्रॉस करते हैं, और F1 का F1 के साथ क्रॉस करके F2 जनरेशन लाते हैं। उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लूंगा। तो जो बात यहां समझाई पहले इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लो। क्लियर? ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, वो भी क्लियर हो गया। क्लियर हुआ इतना बच्चों? अब हम लेते हैं F2 जनरेशन। तो नेक्स्ट F2 जनरेशन की बात करें। F2 जनरेशन में F1 का F1 के साथ क्रॉस कराते हैं। F1 का जीनोटाइप था पिंक, पिंक यानी R स्मॉल R स्मॉल r। मेरे ख्याल से ये क्रॉस करके सोल्व करना आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ हेट्रोजाइगस,
कितने का चेकर बोर्ड बनाओ, फटाफट बनाओ सभी अब, या आपको ही सोल्व करना है। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो खुद निकालो, अब सब एक्सपर्ट हो गए। जब यहां पर आप इसको चेकर बोर्ड बनाओगे कितने का, यस 4 का, चाहे तो आप ऐसे लिखो, इसके गैमिट आर स्मॉल आर, इसके गैमिट आर स्मॉल आर, फिर अरेंज कर लो कैपिटल आर, ये सब पता है सबको कैसे सोल्व करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो बच्चों, स्मॉल आर, कलर भी बोल दो, कैपिटल आर, वेरी गुड, रेड, पिंक, पिंक, व्हाइट, तो रेड पिंक पिंक व्हाइट ये कलर आ गए। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, ये F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, रेड वर्सेस पिंक वर्सेस व्हाइट। आप ही बताओ, रेड कितना 1, क्लियर, पिंक कितने 2, व्हाइट कितना 1, क्या रेशियो आया 1:2:1। चलो जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब आर वर्सेस आर स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर, तो आर कितना, वेरी गुड 1, आर स्मॉल आर कितना दिख रहे हैं 2, स्मॉल आर 1, क्या रेशियो आ गया 1:1। अरे फिनोटाइपिक जो आया वही जीनोटाइपिक आया, यानी हम ये भी लिख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहां पर F2 में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम ऑप्टेंट होते हैं, जितना PR होगा उतना का उतना रेशियो GR का भी होगा। तो जो बात समझे क्लियर हुई, तो ये भी आप लोग नोट करिएगा, क्लियर। तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है ये अपने को अच्छे से आना चाहिए, क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखना, जैसे बच्चों एक बात मैं आपको सिखाने के लिए लेता हूं, ये मैंने मिराबिलस जलापा का प्लांट बनाया सिखाने के लिए। अब मैंने पूछा इसकी जो हाइट है, ये हाइट, क्या ये हाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करती है? नहीं, इसकी हाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो नहीं करती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमने मिराबिलस जलापा का नाम लिखा तो ये पूरा प्लांट ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। पूरा प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंट नहीं होता। इस प्लांट के अंदर ये बच्चों एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था, फ्लावर कलर, पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्लावर कलर था, यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिली। मतलब इसकी हाइट की बात करता तो ये बच्चों डोमिनेंसी शो करती है, लेकिन इसके ये जो फ्लावर कलर की बात चल रही है और यही फ्लावर कलर क्या शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो ये नहीं सोचना कि पूरा का पूरा प्लांट ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इस प्लांट का कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, प्लांट का पर्टिकुलर कैरेक्टर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई बच्चों अच्छे से। ये एग्जाम्पल नंबर हमने फर्स्ट लिया। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सबको याद रखना है, क्लियर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बी। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में समझा रखा है और ये एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या एग्जाम्पल लिया, फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस, जिसका दूसरा नाम होता है स्नैपड्रैगन, जिसका एक नाम और होता है डोग फ्लावर। डोग फ्लावर कहें, स्नैपड्रैगन कहें, एंटीरिहिनम मेजस कहें, एक ही बात है। ये फ्लावर कलर की बात करें, किसके केस में, एंटीरिहिनम मेजस। वो मिराबिलस जलापा था, अलग प्लांट था, ये अलग प्लांट था। अब मुझे बताओ इस प्लांट के फ्लावर कलर कैसे होते हैं। तो इसमें फ्लावर कलर सेम वही का वही है जो हम मिराबिलस जलापा में पढ़ के आए। मतलब यहां पर पेरेंट्स में चेक किया जाए तो यहां पे भी रेड है और यहां पर भी व्हाइट है। यहां पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करें, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अच्छा, यहां पे जब चेक किया गया तो कलर आ गया ऑल पिंक। अब बताओ ये जनरेशन कौन सी आ गई, F1। सोच समझ के बताना, F1 किसके सिमिलर, दोनों पेरेंट में से किसके सिमिलर, वेरी गुड, किसी के सिमिलर नहीं। F1 किसी के सिमिलर नहीं होता। क्या इंटरमीडिएट मिल रहा है, यस, मतलब ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है, क्लियर। अच्छा, मैं क्वेश्चन ऐसे दूं, ये तो आप एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ये सेम मिराबिलस जलापा में जो पढ़ा था सेम वही है। अच्छा, इसकी F2 जनरेशन में पूछता तो बस इसका वही सेल्फिंग कराते, आंसर निकाल लेते। फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक 1:1 आता, वो आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर इतना सबको अच्छे से। अब मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, मैंने कहा बच्चों रेड कलर वाले का क्रॉस व्हाइट फ्लावर वाले के साथ किया गया। बताओ F1 में कलर क्या आएगा, क्या आएगा, पिंक। पिंक कलर बच्चों तभी आंसर देना है, पिंक कलर तभी देना है जब क्वेश्चन में मिराबिलस जलापा या एंटीरिहिनम मेजस इन प्लांट के नाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन में जब तक मिराबिलस जलापा एंटीरिहिनम मेजस का नाम लिखा है तभी जाके यहां पिंक है। मैंने कहा इन अ प्लांट, कोई भी प्लांट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर
इन दोनों में जो भी डोमिनेंट है वो आएगा। मान लीजिए डोमिनेंट रेड है, सिखाने के लिए डोमिनेंट रेड है, तो यहां F1 में रेड आएगा, पिंक नहीं। पिंक कब आएगा? जब मैं क्वेश्चन में ऐसे लिख देता मिराबिलस जलापा, ऐसे क्वेश्चन में मैं लिख देता, मैंने तो यहां कहा इन एनी प्लांट, यहां तो लिख दिया इन एनी प्लांट, तब तो जो भी डोमिनेंट होगा वो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मिराबिलस जलापा लिखा जाए और फिर कहा जाए रेड और व्हाइट का क्रॉस किया गया, बताओ F1 में क्या आएगा? तो फिर आंसर पिंक आएगा। ये ध्यान रखना, हर जगह पिंक नहीं आएगा। बच्चों को क्या है, रेड व्हाइट दिखते पिंक ही याद आता है, तो ये ध्यान रखना, पिंक कलर तभी आएगा जब क्वेश्चन में मिराबिलस जलापा या एंटीरिनम मेजस का नाम दिया जाए, तब जाके आप पिंक बताएंगे। अदरवाइज जो भी इनमें से डोमिनेंट होगा, कोई जरूरी नहीं कि रेड ही डोमिनेंट हो, अगर मान लो व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट आ जाएगा, जो डोमिनेंट होगा वो आएगा। क्लियर हुआ इतना बच्चों? तो ये एग्जांपल भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिदर कलर इन एंडेलुसियन फॉल्स। फॉल्स की बात करें, फॉल्स मतलब हाँ ये मुर्गा मुर्गी की बात कर रहे हैं, इनके अंदर कलर की बात करें पेरेंट्स में, तो यहां पर ऐसे ब्लैक कलर के फिदर होते हैं, ये पंख वगैरह देख रहे हैं, बॉडी कलर, ये कौन से? ब्लैक कलर। और यहां पर इसका क्रॉस किया गया व्हाइट वाले के साथ, यहां ब्लैक है व्हाइट के साथ क्रॉस करा दे। ब्लैक का जीनोटाइप कैपिटल बी, व्हाइट के लिए स्मॉल बी, दोनों का जब क्रॉस कराए तो इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी आया। अब यहां चेक किया जाए, मेंडल के अकॉर्डिंग तो इनमें से जो डोमिनेंट होता वो आना चाहिए, लेकिन यहां जब चेक किया तो ना ब्लैक आया ना व्हाइट आया, इनका एक इंटरमीडिएट फॉर्म यहां ब्लू कलर आया। मतलब यहां बी स्मॉल बी में कौन सा कलर आ गया बच्चों? ब्लू कलर। यहां ब्लू कलर देखने को मिला। F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, बताओ किसके सिमिलर? दोनों पेरेंट में से किसी के सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये ब्लू है, किसी से मैच नहीं कर रहा है। F1 किसी के सिमिलर नहीं है, इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिला है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का थर्ड एग्जांपल, टू एग्जांपल पहले पढ़ा दिए, थर्ड एग्जांपल ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये भी नोट करके रखो। एक एग्जांपल हो लेते हैं, एग्जांपल 4, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये फोर्थ वाला फिर इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के सीड्स के अंदर, बीज के अंदर स्टार्च के पार्टिकल होते हैं, जो एक तरह का न्यूट्रिशनल फूड होता है, उसकी क्या साइज होती है? अच्छा, इसमें देखते हैं, पेरेंट्स के अंदर ये बच्चों सीड है, इसमें ये स्टार्च पार्टिकल्स है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहां लार्ज साइज के, बड़ी बड़ी साइज के होते हैं। तो स्टार्च पार्टिकल या तो लार्ज साइज के हो सकते हैं, या बच्चों ऐसे स्टार्च पार्टिकल स्मॉल साइज के हो सकते हैं, या तो लार्ज साइज के होंगे या स्मॉल साइज के होंगे। लार्ज साइज के लिए जीनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल के लिए स्मॉल बी, क्रॉस कराएं, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। अब बताओ, यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंग आना लार्ज चाहिए था, आना क्या चाहिए था? लार्ज, लेकिन जब यहां चेक किया गया तो यहां लार्ज नहीं आया। F1 जनरेशन में मीडियम साइज है, मीडियम देख रहे हैं आप, ना बड़ा है ना छोटा है, बीच की साइज है, तो ये मीडियम साइज क्या है? मीडियम या इंटरमीडिएट आप कह सकते हो। F1 जनरेशन किसी के भी सिमिलर नहीं है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, मतलब ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का ये एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन आए, पी प्लांट जो मेंडल ने स्टडी किया था, गार्डन पी प्लांट, क्या इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखी गई है? यस, देखी गई है। अरे ये स्टार्च ग्रेन इन गार्डन पी प्लांट, ये वही तो है। तो गार्डन पी प्लांट का ये कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्लांट ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, उस प्लांट का वेरी गुड पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे यहां पे हमने क्या ले लिया, हाँ यहां हमने ले लिया स्टार्च ग्रेन की साइज, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? टोटल एग्जाम्पल 4 है। पहला बताओ क्या था? फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस, feather color in Andalusian falls, and last is size of starch grain in seeds of garden pea plant. इन चार में से 1, 2 और लास्ट वाला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जांपल आप ध्यान रखो, एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, लिखा नहीं जाएगा फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलस जिलापा, तो उसी टाइम दिमाग लगाना है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का कैसे, लिखा नहीं जाता, ये अपने आप को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो इसकी इनहेरिटेंस क्या होती है वो मैंने आपको समझा दी। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहले नोट करो आप लोग, और फिर सोल्व भी आपको ही करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, तरीका अपना सब कुछ वही रहेगा। क्या क्वेश्चन है? विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन,
वही अभी जो हम समझ रहे थे। अच्छा, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, वही गार्डन पी प्लांट, बताओ किसका केस हो गया? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन प्लांट इज क्रॉस्ड विथ मीडियम साइज, किसका किसके साथ क्रॉस हो रहा है? लार्ज का मीडियम के साथ, एंड प्रोड्यूस 100 ऑफस्प्रिंग्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनका क्रॉस करा के ये फाइंड आउट करना है। कैसे सोल्व करोगे? क्या क्वेश्चन में कहा गया है? लार्ज वाले का क्रॉस किसके साथ कराना है? मीडियम वाले के साथ। लार्ज का जीनोटाइप बोलो, कैपिटल बी, अभी हमने सीखा था। मीडियम का कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्या ये क्रॉस करा सकते हैं? वेरी गुड। जब यहां से क्रॉस कराओगे तो इधर से गैमेट कैपिटल बी, इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी, चेकर बोर्ड बना के देख भी लो इस तरह से, और ये बन गया कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पे कलर भी बता दो, साइज बता दो, तो यहां पे आ जाएगी लार्ज साइज और यहां पे आ जाएगी मीडियम साइज। अरे कैपिटल बी लार्ज और बी स्मॉल बी मीडियम। अब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा, जो पूछा जाए सोल्व करते जाओ। क्या पूछा गया आपसे पहले? लार्ज साइज। चलो चेक करते हैं। लार्ज साइज बताओ, लार्ज कितना दिख रहा है? 1 आउट ऑफ कितने केसेस? 2, तो हम लिख सकते हैं 1/2। ये 1/2 क्या निकाला आपने? वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपसे नंबर पूछी है, नंबर कैसे सोल्व करोगे? टोटल प्लांट दे रखे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 50। बहुत आसान है। चलो अगला लेते हैं मीडियम। बताओ बच्चों, मीडियम कितना है? 1 आउट ऑफ 2, तो 1/2 इंटू 100, और सोल्व करोगे तो ये भी 50 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट नंबर पे आता स्मॉल। स्मॉल कहाँ है ही नहीं, मतलब इसके नंबर 0 हो जाएगी। तो लार्ज वाले आ जाएंगे 50, मीडियम आ जाएगा 50, स्मॉल की नंबर 0 हो जाएगी। कर सकते हैं सोल्व? सबका आंसर आया होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन मिराबिलस, मिराबिलस जलापा की बात चल रही है। रेड कैपिटल आर एंड वाइट फ्लावर प्रोड्यूस F1 जनरेशन। रेड वाइट इनने F1 जनरेशन को प्रोड्यूस किया गया। फिर आगे क्वेश्चन क्या लिखता है? नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस्ड। F1 का टेस्ट क्रॉस समझ में आया सबको? हाँ, किसके साथ? रिसेसिव के साथ। वेरी गुड। एंड प्रोड्यूस 200 ऑफस्प्रिंग, हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर रिस्पेक्टिवली। सोल्व करना है। कर लोगे सोल्व? पहले आप लोग ट्राई करो। सबका आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं। रेड वाले का क्रॉस किया गया है व्हाइट के साथ, ये क्वेश्चन में कहा है। रेड इज क्रॉस्ड विथ, रेड का क्रॉस किसके साथ करना था? व्हाइट के साथ। रेड इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट। यहां जब क्रॉस किया जाए, रेड का जीनोटाइप बोलो, कैपिटल आर। व्हाइट के लिए स्मॉल आर। दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कौन सा कलर आ गया? पिंक। अच्छा, ये जो जनरेशन है इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, F1 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? नाउ F1 इज टेस्ट क्रॉस्ड। इस F1 का टेस्ट क्रॉस कराया गया। अब मैं नहीं समझाऊंगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव के साथ। जीनोटाइप लिखे, F1 का जीनोटाइप तो यही लिखेंगे, आर स्मॉल आर, अरे ये तो लिखेंगे। और टेस्ट क्रॉस के लिए बोलो, हाँ स्मॉल आर क्रॉस कर सकते हो। जब इसको सोल्व करोगे तो इधर से आर स्मॉल आर, उधर से स्मॉल आर, चेक करोगे तो बन गया आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो आर स्मॉल आर। अब बताओ कलर, आर स्मॉल आर, वेरी गुड, ये आ जाएगा पिंक और ये हो जाएगा व्हाइट। अब जो पूछा गया सोल्व करते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा पूछा आपसे? एक तो रेड। बताइए रेड की नंबर, रेड दिख ही नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है मतलब 0 आ गया 0। अच्छा अगला लेते हैं पिंक। पिंक कितना दिख रहा है? ये पिंक 1 दिख रहा है आउट ऑफ 2, तो 1/2। ये तो प्रोबेबिलिटी है। नंबर दे रखे हैं कितने? 200, तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज 100। इसी तरह से व्हाइट की नंबर कितनी है? 1 आउट ऑफ 2 इंटू 200, सोल्व करो, आंसर इज 100। कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें टेस्ट क्रॉस और डाल दिया। अच्छा मैं यहां आउट क्रॉस लिख देता तो, हाँ यहां कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई कर देते। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी सोल्व कर लीजिए, और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में मिराबिलस दिखना बहुत जरूरी है, तभी जाके पिंक आएगा। क्लियर? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है,
कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको आप साथ साथ एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। क्लियर? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमने कंप्लीट किया। कोडोमिनेंसी, हम बच्चों एलरिक इंटरेक्शन समझ रहे हैं, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम पढ़ चुके हैं। अगला लेते हैं कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही डोमिनेंट। अभी तक हम क्या पढ़ते आते थे कि हेट्रोजाइगस में दो में से एक डोमिनेंट होता था, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर दोनों एलील ही डोमिनेंट हो जाते हैं, और दोनों का डोमिनेंट होना उसी को हम कोडोमिनेंसी कहते हैं। क्लियर? तो कोडोमिनेंसी क्या होते हैं, पहले इसके पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला कोडोमिनेंसी का पॉइंट, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी। यह भी मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है, जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी था। इसमें होता क्या है, इन दिस इंटरेक्शन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, कोई रिसेसिव नहीं, दोनों ही डोमिनेंट है, बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट एंड शो देयर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, और दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं। दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपना एक्सप्रेशन शो करने का काम करते हैं। क्लियर? इसमें होगा क्या, इंट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहां इंटरमीडिएट फॉर्म फिनोटाइप नॉट अपीयर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां इंटरमीडिएट नहीं बनता है, क्योंकि यहां दोनों ही शो होते हैं तो दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, कोई फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग नहीं होती है, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन चलता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता, दोनों ही शो होते हैं। अच्छा, यहां पर जो F1 जनरेशन आती है, F1 हाइब्रिड रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो करती है। क्लियर? दोनों ही पेरेंट के साथ यहां सिमिलरिटी शो करेगी, ये एक खास बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या पढ़ाया था, F1 किसी के साथ सिमिलर नहीं होती है, लेकिन यहां F1 दोनों के साथ सिमिलर होती है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। क्लियर? इस केस की एक खास बात और होती है, इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर ऑब्टेन्ड सिमिलर। यहां पर भी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा, यह सेम होता है। यह पॉइंट पहले आपने नोट कर ली। अब इन पॉइंट को हम और अच्छे समझते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और वह एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल्स। कैटल्स के अंदर कोट कलर को स्टडी करना। जैसे हम लोग बात करें काऊ की, मतलब गाय की बात की जाए, तो उनके अंदर कोट कलर, उनका स्किन कलर को स्टडी करें तो इनमें कोट कलर में ब्लैक कलर हो सकता है, व्हाइट कलर होता है। अच्छा, यहां पर ये जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट का स्किन कलर आप देख रहे हैं ब्लैक है, पूरा ब्लैक है। अब इसका क्रॉस यहां पर किया जा रहा है व्हाइट कलर, मतलब यहां पर व्हाइट कलर, इधर ब्लैक कलर व्हाइट कलर, पेरेंट्स में एक में ब्लैक है एक में व्हाइट है। यहां पर अगर हम ब्लैक कलर का जीनोटाइप लिखें तो ब्लैक का जीनोटाइप आता है B1B1 और व्हाइट का जीनोटाइप आता है B2B2। यहां आप देख रहे हैं स्किन कलर पूरा ब्लैक है, यहां पूरा व्हाइट है। अच्छा, इधर B1B1 इधर B2B2, इनका जब क्रॉस कराएंगे तो इधर से आ जाएगा B1, इधर से आ जाएगा B2, मतलब यहां B1 B2 आ जाएगा। अब ये जो जनरेशन आएगी ये होगी F1। अब यहां पर आप ध्यान दोगे तो ये जो B1 है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, B1 B2 हेट्रो है, ये B1 भी एक्सप्रेस होता है और ये B2 भी एक्सप्रेस होता है, दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं, दोनों ही डोमिनेंट है। यानी इसका एक्सप्रेशन जब होगा B1 का तो ब्लैक कलर आ जाएगा, और B2 का जब एक्सप्रेशन होगा तो व्हाइट कलर आ जाएगा, B2 से व्हाइट आता है। तो यहां पर अगली जनरेशन में दोनों ही कलर अलग अलग दिखेंगे, मतलब कोई मिक्स नहीं, अलग अलग शो हो जाते हैं। मतलब यहां पर जैसे स्किन कलर अगर बनाया जाए तो यहां स्किन कलर इस तरह से बच्चों यहां पर व्हाइट भी बनेगा और इस तरह से यहां पर ये ब्लैक भी बनेगा, दोनों मिलेंगे, ब्लैक कलर भी मिलेगा और व्हाइट कलर भी मिलेगा, दोनों कलर यहां देखने को मिलेंगे। और ऐसे कलर को यहां स्पेशली कहा जाता है रोन कलर। रोन कोई कलर नहीं होता है, रोन मतलब इस तरह से कि ब्लैक कलर के पैचेस भी दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर दिख रहा है और ये व्हाइट कलर के पैचेस भी दिख रहे हैं। तो ब्लैक व्हाइट ऐसे पैचेस की फॉर्म में मिलना, यही बच्चों कहलाता है रोन। आप लोगों ने ऐसी गायें देखी होगी अपने आसपास, कई बार देखना आप, तो ऐसे ब्लैक कलर व्हाइट कलर की गायें दिखेगी, इन्हीं को हम रोन कलर कहते हैं। ये रोन है। रोन का मतलब ब्लैक व्हाइट का पैचेस की फॉर्म में मिलना, ऐसे पैचेस की फॉर्म में मिलना, यहां यहां ऐसे पैचेस दिख रहे, ये कहलाता है रोन। क्लियर? अब बताओ, ये ब्लैक तो B1 की वजह से आ रहा होगा और ये व्हाइट आ रहा होगा B2 की वजह से, तो B1 भी एक्सप्रेस हो रहा है, B2 भी एक्सप्रेस हो रहा है और दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही डोमिनेंट होता है। क्लियर? तो यहां पे आप देखो, ये ब्लैक कलर इस पेरेंट के साथ सिमिलर है और व्हाइट कलर इस पेरेंट के साथ सिमिलर है। तो बताओ ये F1 जनरेशन किन पेरेंट के साथ सिमिलर है? दोनों के साथ। यहां दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या सीखा हमने? F1 दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करती है,
इधर भी शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है, दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करती है। कोई मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब ब्लैक व्हाइट ऐसे नहीं कि मिक्स होकर कुछ अलग कलर बन गया, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, दोनों का इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन चल रहा है। क्लियर हुआ? तो क्या इंपॉर्टेंट बात सीखी? F1 दोनों पेरेंट के सिमिलर होती है और कोई इंटरमिक्स, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म यहां नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट का बनना वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का फीचर है, कोडोमिनेंसी में ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हो गई F1 जनरेशन। अब F1 से F2 लाना है, याद करो क्या करेंगे? हाँ, यहां की जाएगी सिब मैटिंग, सेल्फिंग नहीं। एनिमल में सेल्फिंग वर्ड नहीं बोलते, सेल्फिंग के बजाय सिब मैटिंग बोला जाता है, या इसको आप इनब्रीडिंग भी कह सकते हैं। इसमें बच्चों F1 का F1 के साथ क्रॉस करेंगे, यहां F1 का क्रॉस F1 के साथ करते हैं, रोन का रोन के साथ क्रॉस होगा। क्लियर? अच्छा, कैसे क्रॉस होता है और क्या रिजल्ट मिलेगा उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे। जो बात यहां पर अभी समझे, क्लियर? तो इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपको समझाऊंगा नहीं, वो तो अपने आप निकाल लोगे, एक्सपर्ट हो गए आप लोग। F2 जनरेशन सोल्व करते हैं, F1 का F1 के साथ क्रॉस करते हैं, रोन का रोन के साथ। रोन का जीनोटाइप बोलो B1 B2, इधर भी B1 B2। जब इनका क्रॉस कराएंगे चेकर बोर्ड, दोनों तरफ हेट्रोजाइगस कितने का? हाँ, 4 का, मतलब यहां पर B1 B2 B1 B2 चेकर बोर्ड बना लिया, B1 B1। अब ये एक्सपर्ट हो गए आप लोग, फटाफट बनाओ, B1 B2 B1 B2 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 बना सकते हैं इसे। अब कलर बोलो, B1 B1 तो वेरी गुड ब्लैक कलर, B1 B2 तो B1 B2 कौन सा आ जाएगा? रोन कलर, B1 B2 रोन कलर, और यहां B2 B2 व्हाइट कलर। अगर यहां फिनोटाइपिक रेशो निकाले, यहां पर F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो निकाले, ब्लैक वर्सेस रोन वर्सेस व्हाइट का रेशो, ब्लैक कितना? वेरी गुड 1, रोन कितने? 2, व्हाइट कितना? 1, रेशो आ गया 1:1। क्लियर? जीनोटाइपिक रेशो निकाले, B1 B1 बताओ कितने हैं? B1 B1 एक ही दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है बस, तो ये हो गया 1, B1 B2 2, और ये ना B1 B2 2 दिखाई दे रहे हैं, B2 B2 1। यहां पर फिनोटाइपिक रेशो 1:1, जीनोटाइपिक रेशो भी 1:1, दोनों कैसे हो गए? सेम। यानी हम बड़ी अच्छी लाइन लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू GR, यानी जितना फिनोटाइपिक रेशो होता है उतना ही यहां जीनोटाइपिक रेशो भी आ जाता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं PR की वैल्यू GR के बिल्कुल इक्वल चलेगी, फिनोटाइपिक रेशो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशो आएगा। क्लियर? तो ये भी आप नोट करिएगा। अच्छा, यहां पे रोन कलर में क्या हो रहा था? ब्लैक कलर भी दिख रहा था और साथ ही साथ यहां बच्चों ऐसे व्हाइट कलर भी दिख रहा था, ब्लैक और व्हाइट दोनों दिख रहा था, और दोनों इंडिपेंडेंट दिख रहे थे, अलग अलग दिख रहे थे। तो ये ऐसा अपेयर होता है जैसे कि कोई एक मोज़ेक फॉर्म दिख रहा है, मोज़ेक फॉर्म। तो कभी आपसे पूछे मोज़ेक फॉर्म किस इनहेरिटेंस में देखने को मिलता है, तो कोडोमिनेंसी, फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और मोज़ेक फॉर्म का दिखना ये कोडोमिनेंसी का फीचर होता है। क्लियर? तो ये पहला एग्जांपल हमने समझा, कोट कलर इन कैटल्स। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, कोट कलर इन कैटल्स किसको शो करता है? क्या आंसर दोगे? कोडोमिनेंसी को शो करता है। क्लियर? इसी का ही अगला एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप? AB ब्लड ग्रुप। जिन पर्सन का AB ब्लड ग्रुप होता है उनका जीनोटाइप IAIB होता है। जीनोटाइप क्या होगा बच्चों? IAIB। IAIB में क्या होता है कि जैसे ये सेल है, RBC है, यहां पे बच्चों ये IAB है और IBB है, इसकी वजह से यहां पर A टाइप का एंटीजन लगता है और B की वजह से यहां B टाइप का एंटीजन लगता है। ये भी एक्सप्रेस होता है, ये भी एक्सप्रेस होता है, तो RBC पर दोनों एक्सप्रेस होते हैं, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, मतलब कोडोमिनेंसी होती है। अब ये कैसे होता है इसको अभी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ब्लड ग्रुप हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगला केस मल्टीपल एलील में। अभी बस इतना ध्यान रखो, AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये कोडोमिनेंसी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप हम जानते हैं टोटल 4 हैं, A, B, AB, O। इन चारों ब्लड ग्रुप में से केवल AB वाला, सारे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल AB वाला ही कोडोमिनेंसी को शो करता है। क्लियर? ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेते हैं, कैरियर, या इसको हम कहते हैं ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिनका जीनोटाइप HbA HbS होता है। जीनोटाइप क्या होगा? HbA HbS। अच्छा, जिनका जीनोटाइप इस तरह का होता है, इन पर्सन के अंदर RBC, यहां पे बच्चों HbA की वजह से तो बनती है ऐसे RBC बाइकॉनकेव, और HbS की वजह से बन जाती है ऐसे सिकल टाइप की। बताओ, इससे तो बन गई HbA टाइप की, इससे बन गई HbS। ये भी एक्सप्रेस हुआ, ये भी एक्सप्रेस हुआ, दोनों एक्सप्रेस होते हैं,
और दोनों एक्सप्रेस होते हैं, मतलब ये भी कोडोमिनेंसी को शो करता है। तो कोडोमिनेंसी का एक और बढ़िया एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया के कैरियर। कैरियर मतलब ये हेट्रोजाइगस वाले, ये बच्चों कोडोमिनेंसी को शो करते हैं। ये केस भी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा जब प्लियोट्रोपिक जीन पढ़ेंगे, यानी मल्टीपल एलील में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे और प्लियोट्रोपिक जीन में इसको डिटेल में समझेंगे। बस ये एग्जांपल आप अभी नोट करके रख लो। हाँ, ये दोनों एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जांपल आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो दोनों एग्जांपल भी आप ध्यान रखिए। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं। अगर बच्चों मैंने केस यहां दिया, रेड है व्हाइट है, पेरेंट्स में रेड कलर के फ्लावर है व्हाइट कलर के फ्लावर है, मतलब यहां पर तो आ रहा था ऐसे रेड कलर के फ्लावर और यहां पर आ रहा था ऐसे व्हाइट कलर के फ्लावर, दोनों तरह के फ्लावर है। अब यहां जब चेक किया पेरेंट्स के बाद F1 जनरेशन में, तो F1 में रेड कलर भी मिला व्हाइट भी मिला, मतलब यहां फ्लावर में आधा पार्ट व्हाइट मिला और आधा पार्ट यहां रेड मिला, दोनों तरह के मिक्स नहीं हो रहे। रेड अलग चल रहा है व्हाइट अलग चल रहा है, मतलब रेड भी दिख रहा है व्हाइट भी दिख रहा है। आप बताओ ये किसका केस है? तीन ऑप्शन देता हूं, इनकंप्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी और केवल सिंपल डोमिनेंसी जो मेंडल ने सिखाई थी, या उसको कंप्लीट डोमिनेंसी भी कह सकते हो। किसका केस है? F1 क्या चेक करा आपने? इस पेरेंट से भी सिमिलर है इससे भी सिमिलर है, रेड इधर सिमिलर है व्हाइट इधर सिमिलर है, कोई मिक्स नहीं है, दोनों के साथ सिमिलरिटी। F1 दोनों के साथ सिमिलर, आंसर बोलो। यस, ये कोडोमिनेंसी को शो कर रहा है। क्लियर? अच्छा, ये F1 है। अब इससे F2 जनरेशन निकाले सेल्फिंग करा के। मैं डायरेक्ट पूछूंगा F2 में फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 हमने कई बार निकाला है, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1, यानी PR इक्वल टू GR। फिनोटाइपिक जितना जीनोटाइपिक इतना, ये कोडोमिनेंसी में है। क्लियर? अगला केस लेता हूं, अच्छे से आंसर देना आप सभी। पेरेंट्स में रेड कलर है व्हाइट कलर है, और जब F1 में चेक किया, यहां F1 में चेक किया, यहां सारे रेड आए। अब बताओ ये किसको शो कर रहा है? दिमाग लगाओ। F1 एक के साथ सिमिलर है, दोनों के साथ नहीं, एक के साथ सिमिलर है, मतलब ये शो करता है कंप्लीट डोमिनेंसी। मतलब एक तरह से मैं और अच्छे से लिखूं तो यही मेंडल का केस था, मेंडल वाली डोमिनेंसी, कंप्लीट डोमिनेंसी, मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेंट है। अब यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो निकाला जाए तो यहां फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा, याद है ना मेंडल के केस में 3:1 आता था, और जीनोटाइपिक तो 1:1 ही आता है। क्लियर? अगला केस लेते हैं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए अगला केस में पेरेंट्स में रेड कलर है व्हाइट कलर है, F1 में चेक किया, यहां पर मिला पिंक कलर। अब बताओ F1 दोनों पेरेंट में से किसके सिमिलर? किसी के नहीं, रेड व्हाइट किसी से सिमिलर, क्योंकि तो पिंक है। F1 किसी के साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, मिक्स फॉर्म देखने को मिल रहा है। बताओ क्या शो हो गया? यस, यह हो गया इनकंप्लीट डोमिनेंसी। और इस इनकंप्लीट डोमिनेंसी में यहां सेल्फिंग कराने के बाद फिनोटाइपिक रेशियो निकाले F2 में 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो तीनों में क्या डिफरेंस है, कोई क्लियर हुआ? बहुत आसान है पहचानने का। बच्चों को ये सब समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इनकंप्लीट डोमिनेंसी क्या है, कोडोमिनेंसी क्या है और कंप्लीट डोमिनेंसी क्या है। कैसे पहचानना है? ढंग से सुनना। F1 दोनों के साथ सिमिलर, कोडोमिनेंसी। एक के साथ सिमिलर, कंप्लीट डोमिनेंसी। किसी के साथ सिमिलर नहीं, F1 किसी से सिमिलर नहीं, तो ये आ गया इनकंप्लीट डोमिनेंसी। बस इतनी सी बात है। और एक और खास बात, तीनों ही केस में जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:1 ही आ रहा है। हाँ, फिनोटाइप चेंज हो गया, यहां फिनोटाइप 1:1, इसमें 3:1, इसमें 1:1। अब इन तीनों केस में चेक करो, कहां PR GR की वैल्यू सेम है? यस, PR GR मतलब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, कोडोमिनेंसी में है, इनकंप्लीट डोमिनेंसी में, और एक जगह और पढ़ा था टेस्ट क्रॉस। तो तीन जगह PR GR सेम चलता है, कोडोमिनेंसी, इनकंप्लीट डोमिनेंसी और टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो ये जो बातें समझे, क्लियर हुई? तो इनको भी आप चाहे तो नोट करके रख लो ताकि आपको समझना आसान हो जाए, तो इनको आप नोट करके रखिएगा। क्लियर? हम बच्चों कोडोमिनेंसी के बारे में समझ रहे थे, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वन पेयर ऑफ अलील शो इनकंप्लीट डोमिनेंसी, मतलब एक कैरेक्टर इनकंप्लीट डोमिनेंसी को शो करता है, अदर पेयर्स मतलब जो सेकंड पेयर है, सेकंड कैरेक्टर है, शो कंप्लीट डोमिनेंसी, द फिनोटाइपिक रेशियो कम्स इन F2 जनरेशन इज। आपको एक डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, उसमें पहला कैरेक्टर यानी फर्स्ट एलील ये शो करता है इनकंप्लीट डोमिनेंसी को, और सेकंड वाला शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंसी को, और आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। कर सकते हैं सोल्व? हाँ, जब बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो चेक करिए क्या आंसर आएगा। क्या सोल्व सबने? इसको जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करते टाइम यहाँ पर
इसका सॉल्यूशन निकाले तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ जीन शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। हम क्या करेंगे, इन दोनों कैरेक्टर को अलग अलग ले लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को अलग ले लो और कंप्लीट डोमिनेंसी को अलग ले लो और अलग अलग सोल्व करो, वही मेंडल को सम्मान देते हुए। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइपिक रेशियो बताओ बच्चों क्या आता है, याद करो सभी, फिनोटाइपिक रेशियो हाँ 1:2:1 ये आता है। अच्छा, यहां पर अगर हम कंप्लीट डोमिनेंसी लेते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो यस 3:1 आ जाएगा, ये हमने सीखा है, इधर 1:1 आएगा, इधर 3:1 आएगा। अब हमारे पास दो कैरेक्टर है, दोनों का डायहाइब्रिड बनाना है तो क्या करेंगे, बस सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो कंसीडर्ड बोथ द जीन्स टुगेदर विल बी, दोनों को अगर हम साथ में ले तो बस दोनों का क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस 1:1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3:1 के साथ, 1:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1, और ये मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तो था पहला कैरेक्टर, ये दूसरा कैरेक्टर था, तो दोनों कैरेक्टर का बस सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन कर दो। जब यहां मल्टीप्लाई करोगे इस 1 का इस 3 से, बताओ बच्चों कितना आएगा, इस 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसी तरह से यहां बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 का इस 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर इस 2 का इस 3 से बताओ कितना आ जाएगा 6, फिर इस 2 का इस 1 से तो 2, 1 का 3 से 3 और 1 का 1 से 1, तो रेशियो आ गया 3, 1, 6, 2, 3, 1। और ये जो रेशियो यहां पे निकाला है यही फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। तो बहुत आसान है, 1:1 और 3:1 का सिंपल क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, और मल्टीप्लाई करके हम बड़े इजी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा और टफ करता समझाने के लिए, मैं यहां पर ये ले लेता कि मान लीजिए मैं यहां पर एक कैरेक्टर और ले लेता, थर्ड कैरेक्टर और मैं कहता वो कोडोमिनेंसी को शो कर रहा है, तो कुछ नहीं, थर्ड कैरेक्टर लेते तो उसको 1:1 कोडोमिनेंसी 1:1 आता है, उससे और मल्टीप्लाई करते तो उसका भी आंसर आ जाता। अगला कैरेक्टर लेते तो उसका और ले सकते थे, यानी इस क्वेश्चन में कितने भी कैरेक्टर लेके पूछे जाए सबका आंसर आना है। तरीका आना चाहिए, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है 1:1 लिखो, दूसरा कंप्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है 3:1 लिखो, अगला मान लीजिए कोडोमिनेंसी शो कर रहा है तो उसका 1:1 और लिखो। अरे फिनोटाइपिक रेशियो याद है ना आपको, तो बस उसको लिखो और मल्टीप्लाई कर लो, तो बहुत इजी वे में आंसर आ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बस दो ही कैरेक्टर दे रखे थे, तो हम इन बस दो को लेके यहां पर सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ये बच्चों आप सोल्व कर सकते हैं, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और यहां ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले, F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस showed that both phenotypic and genotypic ratio obtained same as 1:1। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आया और 1:1 आया। इट रिप्रेजेंट अ केस ऑफ, ये किसका केस हो सकता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंसी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ डाउट आपको आना भी चाहिए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर हम उसमें सोचते हैं कि एक ज्यादा बेस्ट है। दिमाग लगाओ आप, सोल्व किया सबने? यस। जब इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो सोल्व करते टाइम पहले मुझे बताओ फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, यानी मैं यहां लिख सकता हूं पी आर, यहां पर अगर हम निकाले तो यहां पी आर इज इक्वल टू जी आर हमें चाहिए, पी आर जी आर इक्वल चाहिए। अच्छा, पी आर जी आर दोनों इक्वल है और दोनों कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। एक एक को चेक करें, बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंसी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइपिक रेशियो तो 3:1 आता है और ये 1:1 आता है, तो ये वाला आंसर तो हटा दो। क्लियर? अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस ये भी हटा दो क्योंकि वहां फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 आता था, जीनोटाइपिक 1:2:4 1:1:1 आता था, ये भी हटा दो। दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए। अब इन दो में कंफ्यूजन है, यहां लिखा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, यहां लिखा कोडोमिनेंसी, और हमने तो सीखा है चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो चाहे कोडोमिनेंसी हो, दोनों में ही फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है और यही आता है 1:1 ही आता है। तो इसका आंसर दो हो सकते हैं, 2 भी सही है 3 भी सही है। लेकिन खास बात क्या है, यहां पर इन दोनों में से, नीट में आया क्वेश्चन, दोनों में से आंसर तो एक ही गया था और इसका सबसे बेस्ट आंसर जाता है ये सेकंड वाला, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर 2 है। अच्छा, सेकंड वाला क्यों कह रहा हूं मैं बेस्ट आंसर है, क्योंकि बच्चों इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन मेंशन कर दी है, मोनोहाइब्रिड। बड़ी अच्छी लाइन है। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर, और जब हम एक कैरेक्टर का इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ते हैं, जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया था फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, एक कैरेक्टर लेते तो एक कैरेक्टर का फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक F2 में 1:1 ही आता है। मतलब यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है एक कैरेक्टर के तो 1:1 आएगा।
अब बच्चों कोडोमिनेंस आंसर तो ये भी सही है, लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि मोनोहाइब्रिड है या डायहाइब्रिड है। अच्छा, यहां मेंशन नहीं किया गया। अच्छा, मेंशन नहीं है तो अगर मान लो मैं इसको डायहाइब्रिड लेके चलता, क्या डायहाइब्रिड, तब तो फिनोटाइपिक रेशियो जब आता तो यहां पे 1:1 और 1:1 का मल्टीप्लाई करके आता, जो कि ज्यादा हो जाता। हमें तो 1:1 ही चाहिए, मल्टीप्लाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेते और 2 लेते ही यहां रेशियो चेंज हो सकता था। तो यहां पर सेकंड और थर्ड दोनों सही है, वैसे देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में से मैं कहूंगा सेकंड ज्यादा सही है। और सेकंड ज्यादा सही क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेशली मोनोहाइब्रिड मेंशन है। मोनोहाइब्रिड मेंशन है कि एक कैरेक्टर लेके चलना है, बिल्कुल बाउंड कर दिया आपको कि एक कैरेक्टर लेना है। यहां कुछ मेंशन नहीं है कि ये मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड। हाँ, मोनोहाइब्रिड लेते तब तो सही है, लेकिन हम डायहाइब्रिड तो ले सकते थे, और डायहाइब्रिड लेते ही 1:1 का मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 आता, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो 1:1 ही चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से ज्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। एक बार फिर सुन लो, सेकंड आंसर क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसमें मोनोहाइब्रिड मेंशन है। हाँ, अगर यहां भी मोनोहाइब्रिड मेंशन कर दे तो ये भी अच्छा आंसर होता। तो ध्यान रखो, दोनों सही थे, लेकिन दोनों में से आंसर एक ही गया था और सेकंड गया था क्योंकि उसमें मोनोहाइब्रिड को मेंशन किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? सेकंड। अच्छा, कोडोमिनेंस वाला आंसर क्यों नहीं गया, एक बार फिर बताओ। यस, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है कि मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड, इसलिए हमने सेकंड को बेस्ट आंसर बनाया। ये क्वेश्चन अपने मॉड्यूल का ही है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर बच्चों?